हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ एमसीक्यू सालवर्ड एमसीक्यू सीरीज़ में। आज हम देखेंगे राज्य वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इसके बाद देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से वित्त हेतु निर्भर रहती है, शासकीय वित्त। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है और पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। भारतीय संविधान का 243 आई। स्थानीय निकाय में वित्तीय पोषण हेतु भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई झ के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ध्यान देना है, क्या सही नहीं है। तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, ये सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। और यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सभी सही है और सही नहीं है को पूछा है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, उत्तर है डी। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चित करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग पंचायतों को सहायता अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर विनिश्चित करती है। यहाँ दिया है अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग के लिए याद रखना है 243 आई है, जो पंचायतों को सहायता अनुदान देने के संबंध में राज्य सरकार से सिफारिश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई खाली स्थान का प्रावधान करता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन अभी देखे हैं ये। उसके बाद राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी, जो खाली स्थान की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो ये राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी, जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। राज्य सरकार पंचायत को खाली स्थान की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाने वाला सहायता अनुदान प्रदान करेगी, तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। अगला, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो ये भी आएगा वित्त आयोग। वित्तीय स्थिति वित्त आयोग इसकी समीक्षा करेगा। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्न में से क्या प्रावधान करता है? राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, जिला आयोजना समितियों का गठन। तो इसमें सही उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर 1 और 2। कौन सा सही है पूछा है, तो ये सही है, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों की सभी चुनाव को कराएगा और राज्य वित्त आयोग की स्थापना होगा। ये 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का लक्ष्य। अगला है, चतुर्थ छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? है ना, ये क्वेश्चन आया था 2022 के अनुसार। चतुर्थ छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तो सर्जियस मिंज। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग गठन
243 झ के खंड 1 के अनुसार होता है। अब तक के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन कौन है यहाँ पे दिया हुआ है। 2003 में अध्यक्ष थे वीरेंद्र पांडे, 2011 में अजय चंद्राकर और 2016 में चंद्रशेखर साहू और 2021 में सर्जियस मिंज, जो कि अभी भी 2022 में थे। अभी वर्तमान में 2025 में कौन है ये मुझे नहीं पता है। अगला टॉपिक राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि के विषय में सही क्या है। तो बहुत सारा स्टेटमेंट है, तो इसका उत्तर देखते हैं। कई बार आ चुका है ये। ऑप्शन नंबर डी दिया है, डी में है 1, 4, 5, 8, ये सही है। हम उसी को पढ़ लेते हैं 1, 4, 5, 8 को। पहला है, पंच उम्मीदवार के लिए 40 रुपये का जमानत राशि और सरपंच अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 100 रुपये और जनपद पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपये और जनपद पंचायत सदस्य अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 200 रुपये। सॉरी, ये नहीं है, छठवां नंबर 8वां है, जिला पंचायत सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए 500 रुपये। यानी जनपद और जिला के जो सदस्य हैं उनके लिए 500 रुपये है, याद रखना है। और सरपंच जनजाति वाला है तो 100 रुपये और पंच के लिए 40 रुपये, ये सही है। आगे इसके बारे में और डिटेल दिया होगा। इसमें नोट में दिया है, तात्कालिक प्रावधान अनुसार उत्तर लिया गया है। उस टाइम जो प्रावधान था उसके अनुसार। वर्तमान में जमानत राशि को यहाँ पे दिया हुआ है। पंच के लिए 50 रुपये अनारक्षित हो तो, और आरक्षित होगा तो 25, यानी ST SC OBC वालों के लिए 25 रुपये है। और सरपंच के लिए पहले मतलब अनारक्षित के बारे में देख लीजिए, 50, 1000, फिर जनपद के लिए 2000, जिला के लिए 4000। और अनारक्षित सीट है ST SC या OBC है, सॉरी आरक्षित है तो पंच के लिए 25, सरपंच के लिए 500, जनपद के लिए 1000 और जिला के लिए 2000। तो इसका लगभग आधा कर देना है। यदि आपको ये पता है 500, 1000, 2000, 4000, तो इसका आधा करते जाना है, तो फिर ये आरक्षित सीट का राशि, जमानत राशि पता चल जाएगा। पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित न हो। सही है। यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, ये भी सही है। यदि उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो, ये भी सही है। उत्तर सी दिया गया है, 1, 2, 3 सही है। और ये वाला गलत है, यदि वह चुनाव के 9 माह की पूर्व वापसी का दावा किया हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थिति में अभ्यर्थी या कैंडिडेट को जमानत राशि वापस या समपहरण कर दिया जाएगा यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए। ये तो सही है। तो सूची के प्रकाशन के बाद उसकी मृत्यु के पश्चात जैसा भी दशा हो, निक्षेप यथाशीघ्र वापस कर दिया जाता है। दूसरा दिया है, यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित न हो, ये भी सही है। यदि उसने कुल वैध मतों का विधिमान्य 1/6 मत प्राप्त किया हो। अच्छा, ये हम लोग डिटेल देख रहे थे, क्वेश्चन नहीं है। तो ये तीनों अभी ऑप्शन में देखे। आगे दिया है, निम्नलिखित परिस्थिति में अभ्यर्थी की जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है। अब कौन सी परिस्थिति है जिसमें उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा? डाले गए कुल वैध मतों विधिमान्य के 1/6 हिस्सा प्राप्त न होने की स्थिति में जमानत राशि को जब्त कर लेंगे, जिसे जमानत जब्त के नाम से जाना जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका विधिक प्रतिनिधि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 6 माह के भीतर प्रतिभूति निक्षेप वापस के लिए दावा नहीं करता है, तो उसका प्रतिभूति निक्षेप वापस नहीं किया जाएगा। यानी 6 माह के भीतर प्रतिभूति निक्षेप करना है, तभी वापस होता है, नहीं तो नहीं होता है। वह राज्य सरकार को समप्रहित या जब्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारणी 1 को 2 से मिलान करना है। फर्स्ट सारणी में दिया है इधर जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच। मत पत्रों का रंग कैसा होता है?
तो जिला पंचायत का गुलाबी, सरपंच का नीला होता है, पंच का सफ़ेद होता है और जिला का गुलाबी होगा, जनपद का पीला होगा। इस तरह से आपको यदि देखोगे तो एक में एक सी दिया हुआ है, तो सी में एक नंबर कौन सा है, ये एक ऑप्शन दिख रहा है और ये एक ऑप्शन, और 2 नंबर डी में 2 नंबर ये है, तो इसका उत्तर ये होना चाहिए क्योंकि सी और डी यही 2 और 1 वाले हैं। और 3 नंबर में बी, ये बी 3 नंबर और 4 नंबर में 1, यानी बी ऑप्शन ही इसका सही उत्तर है। पंच सफ़ेद होता है, सरपंच नीला होता है और जनपद वाला पीला होगा और जिला वाला गुलाबी कलर यहाँ पे दिया है। देखिए, आपको ये क्रम याद रखना है, इधर से नीचे से ऊपर सफ़ेद, नीला, पीला, गुलाबी। अगला क्वेश्चन, पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती हैं तो कितने समय भीतर उसका चुनाव होना अनिवार्य है? तो ये है 6 महीने के भीतर जरूरी है। पंचायतें यदि समय से पहले भंग हो जाती हैं और यदि उनका कार्यकाल 6 महीना से अधिक हो तभी जो है ये 6 महीने के पहले चुनाव होगा। यदि 6 महीने नहीं बचा है तो उसका चुनाव नहीं होगा। तो उसी 6 महीने के भीतर जो चुनाव कराया जाता है जिसको उपचुनाव कहते हैं, जिसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है, न कि पूर्ण अवधि के लिए, यानी वो 6 महीने के भीतर कराया जाएगा और जितना कार्यकाल बचा है उतने के लिए होगा। पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही नहीं है, उसको चुनना है। तो ये 3 सत्य दिया हुआ है, डी ऑप्शन उत्तर दिया है, मतलब ये सत्य नहीं है। किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी, ये गलत है। ये सत्य उसको पढ़ देते हैं। बीच में पंचायत के विघटन पर विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा और यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, यानी 6 महीने ही नहीं बचा है तो उसमें चुनाव की ज़रूरत नहीं है। पंचायत के गठन संविधान के लिए चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्न में क्या सही है? पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, ये तो सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया है, इसमें उत्तर देख लेते हैं, बी दिया है 3 और 5, यानी हमको क्या बोला है 3 और 5, बाकी सब गलत है। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, नहीं होती है। अभी जो हम लोग देख रहे थे, शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र जरूरी नहीं है। और सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है, तो सरपंच के लिए ये जरूरी है, पंच के लिए नहीं है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है उसका व्याख्या। पंचायत के चुनाव हेतु अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल के समय नामांकन पत्र एवं जमानत राशि के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पत्र जमा करने होते हैं। पंच के लिए न ही शपथ पत्र की जरूरत है न ही घोषणा पत्र की। सरपंच के लिए शपथ पत्र जरूरत है, जनपद पंचायत सदस्य के लिए शपथ पत्र जरूरत है, जिला पंचायत के लिए जरूरत है। प्रश्नकाल के दौरान सरपंच के लिए स्व घोषणा पत्र देना पड़ता था, किंतु वर्तमान में सरपंच पद के अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना आवश्यक है, न कि स्व घोषणा पत्र। याद रखना है, शपथ पत्र देना आवश्यक है, स्व घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है सरपंच को अभी वर्तमान स्थिति में। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना है? तो 6 महीने के अंदर। पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा क्या संलग्न करना अनिवार्य है? तो अभ्यर्थी के द्वारा हम लोग अभी देखे थे, पंच के लिए तो किसी प्रकार का कोई घोषणा पत्र जरूरत नहीं है, जनपद और जिला के लिए चाहिए, सरपंच के लिए शपथ पत्र चाहिए।
न कि स्वघोषणा पत्र। तो 3, 4 और 6 ऑप्शन सही है। 3, 4 और 6 ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। क्या अनिवार्य है? उत्तर सी दिया है। अच्छा, प्रश्नकाल के दौरान ये उत्तर लिया गया था 2018 में। सी में दिया था 2, 7 और 8 शपथ पत्र ये और स्वघोषणा पत्र। तो सरपंच को अभी शपथ पत्र जरूरी है, स्वघोषणा जरूरत नहीं है अभी की स्थिति में। सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न न हो। ये उत्तर होना था, तो इसमें दिया है 1 और 3। 1 और 3 यानी कि नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न नहीं होता है तो, और नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नगद जमा न किया गया हो तो। ये उत्तर है। निर्भरताएं यहाँ पे दिया हुआ है। निम्न आधार पर रिटर्निंग अधिकारी नामांकन फॉर्म को नामंजूर कर सकता है। उस पद हेतु अर्हता को पूर्ण नहीं करता हो तब, यदि प्रस्तावक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर हेतु निर्धारित हो तो, यदि उम्मीदवार स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र या प्रस्तावक या प्रतिभूति निक्षेप संबंधी प्रावधानों का पालन न करता हो तो, यदि उम्मीदवार या प्रस्तावक का हस्ताक्षर वास्तविक न हो तो, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन फार्म एक ही पद के लिए जमा करे तो, ऐसे नामांकन फार्म जो अंतिम तारीख के बाद जमा किया गया हो तो, और यदि नामांकन पत्र में कोई संशोधन हो तो इसको जो है नामंजूर कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर। निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता? तो जान रहे हो, इसमें शपथ पत्र सरपंच प्रस्तुत नहीं करता है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार सरपंच चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को भी शपथ पत्र देना पड़ता है, बल्कि स्वघोषणा पत्र अभी नहीं लगता। तो हमको वर्तमान को याद रखना है, शपथ पत्र देना पड़ता है, किंतु प्रश्नकाल में ये शपथ पत्र के स्थान पर स्वघोषणा पत्र था। ठीक है, तो हमको वर्तमान को लेकर चलना है। सरपंच भी शपथ पत्र जमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर डी दिया है 1, 2, 3, 4 शपथ पत्र जो है सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी सभी आ जाएगा। शपथ पत्र सब प्रस्तुत करते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से गिना जाता है 5 साल तक। अगला, निविदत मत, जिसको टेंडर वोट बोला जाता है इंग्लिश में, निविदत मत के विषय में सही क्या नहीं है, मतलब नहीं है पूछा है, तो सही है उसको हमको नहीं बताना है, क्या गलत है उसको बताना है। तो इसमें दिया है 1, 2, 4, 6 सही नहीं है। 1, 2, 4 और 6। मतदाता द्वारा दिया गया मत निविदत मत कहलाता है। निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओं का मत निविदत मत कहलाता है। निविदत मतपत्र में मत पेटी में डाले जाते हैं। परिणामों की घोषणा निविदत मतपत्रों पर आधारित होती है। ये सभी गलत बात है। इसमें सही बात क्या है कि जो निविदत मत है या जो टेंडर वोट कहलाता है उसको मत पेटी में नहीं डालते हैं, ठीक है। और यदि अंतिम मतपत्र टेंडर वोट के लिए या निविदत मत के लिए मतदाता को दिया जाता है, अंतिम मतपत्र निविदत मत के लिए मतदाता को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अंतिम मतपत्र को ही दिया जाएगा, न कि बीच वाला जो मतपत्र है उसको दिया जाएगा। ये टेंडर वोट का प्रावधान है। यदि अभ्यर्थी कोई दूसरा दे के चला जा रहता है उस टाइप के वोट को टेंडर वोट कहते हैं। निविदत मत और मतपत्र के विषय में सही क्या है? तो इसमें देख लेते हैं सही क्या है उसको हम लोग।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 1, 4, 6 और 8। तो सही बताना है। यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मतपत्रों के समान ही होता है। यह मतदान केंद्र को प्रदत्त अंतिम मतपत्र होता है। ठीक। यह पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है। सामान्यतः सामान्य परिस्थिति में इसकी गणना करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ग्राम पंचायत की अवधि की गणना निर्धारित होती है, तो प्रथम सम्मेलन आपको ये रट लेना है। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से निर्धारित होती है। पंचायती राज निकाय के किसी भी स्तर पर कार्यकाल की गणना प्रथम बैठक या सम्मेलन से 5 वर्ष तक की जाती है। जैसे यदि किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक 25 नवंबर 2012 को हुआ था, तो उसका जो कार्यकाल है 24 नवंबर 2017 तक होगा, अर्थात 5 वर्ष तक। यदि इसी बीच कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा हो और किसी भी कारण से पंचायत भंग हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना चाहिए, होगा, जरूरी है, जिसकी अवधि शेष कार्यकाल के लिए होगी, यानी तो 6 महीना के लिए ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। निर्वाचन कब हुआ? 20 जनवरी 2014 को। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। तो कहाँ से गिना जाएगा? 10 फरवरी 2014 से तारीख को गिनना शुरू करेंगे। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई और नई ग्राम पंचायत के लिए 15 मई 2016 को हुए। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए और जिसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। तो इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल 10 फरवरी 2019 तक ही रहेगा, अर्थात प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष के लिए ही होगा। तो प्रथम सम्मेलन को ही तिथि माना जाता है, 5 साल। उससे आगे एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ। 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। इसी बीच ग्राम पंचायत विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। नवनिर्वाचित पंचायत की अवधि क्या होगी? ये 2012 है, तो इसको 5 जोड़ दो, 2017 हो जाएगा। 25 नवंबर 2017 यानी एक दिन पहले 24 नवंबर 2017 हो जाएगा। इसका सही उत्तर बी। ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। 10 फरवरी 2014 है, तो 5 साल कब होगा? 10 फरवरी 2019 या उसके एक दिन पहले। तो कुछ भी हो, तो नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल देखो तो बी उत्तर ही आना चाहिए। बीच में जो भी लिखा है उसको छोड़ दो, ठीक है। एक ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 10 जनवरी 2016 को हुआ। इसका सम्मेलन 24 फरवरी 2016। तो सम्मेलन की तिथि को याद रखना है, उसके 5 साल जोड़ देना है। तो 24 जनवरी 2016 है, तो अगला 5 साल हो जाएगा 2021, 23 या 24 जनवरी दिया होगा ऑप्शन में। तो 24 जनवरी 2021 दिया है यहाँ पे, यही उत्तर हो जाएगा इसका। अगली अवधि पूछेगा तब। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? तो ये सही उत्तर है उप सरपंच का। ये अप्रत्यक्ष होता है। जब सरपंच, पंच, जनपद सदस्य सबका चुनाव होने के बाद किसी एक पंच से, मतलब पंच को ही उप सरपंच बनाया जाता है और उसमें केवल जो पंच हैं और सरपंच है वही वोट कर सकते हैं। उप सरपंच पद को छोड़कर शेष पदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। तो हम जानते हैं बाकी के लिए वोटिंग किया जाता है। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मतदान स्थगित हो जाएगा। स्थगित नहीं होगा। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो इसमें 3 और 4 सही ऑप्शन दिया है, उत्तर में सी दिया है। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष है तो मतदान स्थगित हो जाएगा और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। अगला पंचायत चुनाव से इसका व्याख्या दिया है। पंचायत चुनाव के निर्वाचन प्रक्रिया निम्नलिखित परिस्थिति में स्थगित हो जाएगा। क्या क्या चीज़ होगा तो स्थगित होगा? यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो
मतदान स्थगित हो जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ठीक। पंचायत चुनाव में निम्नलिखित परिस्थिति में निर्विरोध विजित माना जाएगा। कब उसको विजेता माना जाएगा? यदि केवल एक ही अभ्यर्थी नामांकन दाखिल किया है और एक से अधिक अभ्यर्थियों के नामांकन दाखिल किए किंतु अपना नाम वापस ले लिए तब। पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा? चुनाव नहीं होगा। ठीक है, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा या रोक दिया जाएगा, स्थगित हो जाएगा। यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत किया है, इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा? अवैध नहीं होगा। याद रखना है, वो 2-3 वार्ड से पंच के लिए लड़ सकता है। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? उप सरपंच, वरिष्ठतम पंच, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। तो यही सही उत्तर है, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। ग्राम पंचायत तय करेगा। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच काम करेगा, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहते हैं। मतलब उसके जगह पे गया है, उसके स्थान पे गया है, स्थानापन्न कहलाएगा। निम्नलिखित पदाधिकारी पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। उप सरपंच नहीं करेगा, वरिष्ठतम पंच नहीं करेगा, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति भी नहीं करेगा। यानी ग्राम पंचायत को ही अधिकार है कि उसके जगह पे कौन काम करेगा। यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा? ग्राम सभा कार्यकारी सरपंच चुनाव करेगी, पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच चुनाव करेंगे। ये सही है, पंच अपने में से कोई भी कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? तो इसमें सही क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। आंसर बहुत सारा स्टेटमेंट है, इसीलिए ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब सही है। तो पढ़ देते हैं एक बार क्या क्या उत्तर दिया है। 6 नंबर तक सही है टोटल। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है और नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए भी रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। ये सब सही हैं। ये गलत है, जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नहीं हो सकता नायब तहसीलदार, और जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। ये गलत बात है। तो बहुत सारे रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। अगला देखते हैं इसका व्याख्या। पंचायत चुनाव हेतु निम्नलिखित कर्मचारी वृंद होते हैं। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए भी रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। जिला कलेक्टर जिला पंचायत मुख्यालय के लिए पदेन रूप से रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। निर्वाचन के संबंध में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? तो निर्वाचन के संबंध में हम जानते हैं ये जो 3 हैं, जनपद और जिला पंचायत सदस्य और सरपंच, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन वाले हैं, जबकि उप सरपंच अप्रत्यक्ष निर्वाचन वाला है। सॉरी ये सरपंच जो है प्रत्यक्ष वाला है, बाकी जो ये अप्रत्यक्ष वाले हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और उप सरपंच। दिए गए विकल्प में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष, बाकी का अप्रत्यक्ष यहाँ पे दिया हुआ है। पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है। इस संदर्भ में सही क्या है? तो 1, 3 और 5 को सही दिया गया है। ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी होता है, राजस्व को, है ना, और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को प्रश्नगत किया जा सकता है। यहाँ पे दिया है
पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है। पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हो सकता है ना, राजस्व विभाग का अधिकारी। सरपंच के मामले में भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, और जनपद के मामले में कलेक्टर, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत और समाज सेवा। अगला है, यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित किया जाता है तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा? तो ये अपील करेगा, ई ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्यों पढ़ें हम? पंच देख लेते हैं। पंच के मामले में तहसीलदार अनुविभागीय राजस्व, तहसीलदार को सरपंच के मामले में अनुविभागीय, जनपद पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, जिला पंचायत के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी को, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत। ये सब गलत दिया गया है, तो हम इसको नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में कौन सा गलत है? तो गलत ये है, जिसके पास भूसंपत्ति अवश्य है, पंचायत में भूसंपत्ति अवश्य है, ये गलत है। ये पात्र वाला है, आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, ऐसा आवेदक जो सांसद विधानसभा का सदस्य न हो, ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न हो। ये सही है, बाकी ये डी ऑप्शन गलत है। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? चुनाव अभिकर्ता, लेखा अभिकर्ता, प्रचार अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता, मुख्य अभिकर्ता। इसमें दिया है 1, 4 और 5। चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता। ये 3 सही है, बाकी सब गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पंचायतों के 3 स्तरों का पहला चुनाव खाली स्थान में हुआ था। तो जनवरी 2005 दिया है उत्तर। पंचायत के गठन के बाद, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पंचायतों के 3 स्तरों का पहला चुनाव जनवरी 2025 में हुआ था। त्रिस्तरीय जो पंचायत होते हैं उसका पहला चुनाव। निम्नांकित में सही क्या है? तो सही को हम देख लेते हैं। ई ऑप्शन 1458 में क्या क्या दिया हुआ है? एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, सही है। एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये भी सही है। एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, वो भी सही है। एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये भी सही है। आगे यहाँ दिया हुआ है बहुत सारा और व्याख्या। एक साथ कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं उसके बारे में। एक पंच और सरपंच एक साथ चुनाव लड़ सकता है। एक पंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक पंच जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। अपने क्षेत्र से निर्वाचित हेतु सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। अपने क्षेत्र से निर्वाचित हेतु जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं। एक साथ किस स्थिति में नहीं लड़ सकते? एक मतदाता 2 ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेगा, है ना। एक मतदाता 1 ग्राम पंचायत के 2 वार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकता। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्र में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। और एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये आपको ध्यान देना है। एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के अनुसार चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है, किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा? ये कलेक्टर के समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243O पंचायत चुनाव के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयीन हस्तक्षेप का वर्जन करता है, दिया है। किंतु पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत निर्वाचन को निम्न के समक्ष याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है। ग्राम पंचायत का मामला है तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को। निर्वाचन की दृष्टि से इसमें क्या सुमेलित है?
तो क्या सुमेलित है? देखो, पंच, सरपंच और नगर पालिका का अध्यक्ष। उप सरपंच तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन वाला है। तो 1 2 तो सही लग रहा है एक साथ। बी दिया है उत्तर, 1 2 और 4 ये सुमेलित है, और उप सरपंच जो है अप्रत्यक्ष चुनाव वाला है, इसलिए वो अलग है। निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है दिया है 3 और 6 को, ग्राम पंचायत का सरपंच और ग्राम पंचायत का उप सरपंच, क्योंकि ये सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है, अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत, ये सरपंच और उप सरपंच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाले हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के खाली स्थान से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। तो दो वार्ड हो सकता है या फिर 2 निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है, उससे एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत अध्यक्षता के पद पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कार्यरत होते हैं, जिनको खाली स्थान द्वारा निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए निर्वाचित अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? तो विधानसभा चुनाव के लिए दिया है निर्वाचन क्षेत्र के लिए, तो इसके लिए कलेक्टर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत खाली स्थान राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायत के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के लिए नियम बनाएगी। इसके लिए बनाएगी राज्य सरकार बनाएगी। 1993 के प्रावधान में ये बोला गया है। सरपंच के चुनाव के लिए निम्नलिखित 6 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस नामों के मतपत्र मुद्रित करने का क्रम क्या होगा? तो आपको याद रखना है, सी दिया हुआ है, 1 2 5 6 4 3, 1 2 5 6 4 3, ये पहला नंबर, 1 2 5 6, पहला नंबर में अंबा प्रसाद, फिर अंबा प्रसाद, ये तो दोनों सेम स्पेलिंग है। और 5वां नंबर आएगा इसके बाद, तीसरा है ना, 5वां नंबर ML भारती, उच्चारण को देखना है, ए से हो रहा है इसका भी, ML भारती, इसीलिए इसको लिया गया है। और चौथा नंबर 5 के बाद 6 कंछेदी लाल आत्माराम, उसके बाद चौथा नंबर है मदन लाल, मतलब ए फिर के आता है, सीरियल वाइज देखेंगे अल्फ़ाबेट में, फिर मदन लाल आएगा M, उसके बाद लास्ट में छठवां फिर चौथा दिया है। अच्छा, ये इसके बाद ये चौथा, फिर तीसरा नंबर के बाद लास्ट में ये। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर सी। तो अल्फ़ाबेट क्रम को देखना है और इसमें कुछ नहीं है। अगला है 3 अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, मतपत्र में इनका नाम किस क्रम में मुद्रित किया जाएगा? तो क्रम को देखेंगे तो नाम देखिए किसका नाम पहले आएगा, M पहले ही आएगा, है ना, उसके बाद P और सोम, MP फिर S, तो B A और C, BAC, ऑप्शन नंबर डी, सीरियल अल्फ़ाबेट क्रम में देखना है। फिर इसमें दिया है कि इसका पहले नाम मुद्रित होगा, तो A वाले पहले हो जाएंगे, अंबा अंबा, दोनों तो सेम है। और उसके बाद MLA वाला, MA भी शुरू हो रहा है तीसरा नंबर में, तो 3 4 10 कहाँ में शुरू है देख लीजिए, 3 4 और 10, ऑप्शन नंबर डी को दिया है, 3 1 4, 3 फिर 1 फिर 4,
उस हिसाब से तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि अम्बा प्रसाद दोनों सेम है, पहले आ गया। उसके बाद भी नंबर है एस कुमार, ये भी ए से शुरू हो रहा है, एस कुमार, पी एस वर्मा पंडित। तो इसका नियम को देखेंगे हम लोग आगे। अभी 4 अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, मतपत्र में इसका नाम किस क्रम में लिखा जाएगा? तो इसका नाम को क्रम को देखेंगे, डी ऑप्शन दिया है 3 1 2 4। 3 डॉक्टर अरुण प्रकाश, और सेकंड नंबर में ठाकुर दीनानाथ सिंह, फिर दिनकर सिंह, फिर BL प्रभाकर। तो जो भी ये शॉर्ट नाम रहता है, ध्यान देना, उसका सरनेम को देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया गया होगा। तो वैसी नियम है, आगे इसमें दिया हुआ तो देखेंगे। जो शॉर्ट नेम होता है उसको छोड़ते हैं और उसके सरनेम को देखा जाता है, जैसे डॉट लिखा है तब की स्थिति में। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन चिन्हों को सुमेलित कीजिए। पंच टेबल, सरपंच टेबल पंखा, जनपद पंचायत सदस्य बाल्टी, और जिला पंचायत श्यामपट। तो इसमें उत्तर क्या दिया है यहाँ पे, डी 1C 2A 3D, 1C 2A 3D, 1C 2A 3D और 4B। यानी पंच के लिए बाल्टी, सरपंच के लिए टेबल, और जनपद पंचायत के लिए श्यामपट, और जिला पंचायत सदस्य के लिए टेबल पंखा। तो ये देख लीजिएगा आप लोग चिन्ह वाला। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य निर्वाचन आयोग को है कि किसको है? राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर है। तो राज्य सरकार को इसका अधिकार है राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष आयोजित हुआ? तो जनवरी 2005 में, याद रखना है। किस पंचायत निर्वाचन नियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों की सूचना जारी करता है? तो नियम 90, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995, ये सही उत्तर है। जून 2022 में संपन्न छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन है, पहला नंबर, राज्य के 25 जिलों में 748 पदों के लिए चुनाव हुए हैं। और सही क्या है उसको देखते हैं। सरपंच के लिए 108 पदों पर चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई, ये सही है। 28 जून को मतदान और मतगणना संपन्न हुई, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत ऑप्शन है, इसको दिया गया है आंसर ए। इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले टॉपिक पर देखेंगे पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति।